नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं और जान सकते हैं बाजार की स्ट्रेटजी। लेकिन आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं कॉटन की खबर के साथ, क्योंकि कॉटन की कीमतों में बेतहाशा तेजी आई है। और आपको बता दें कि MCX पर कॉटन का भाव 37,000 के भी पार चला गया है। ज़बरदस्त तेजी है, 610 रुपये ऊपर इस वक्त मार्केट देख पा रहे हैं आप। 37,080 का लेवल है। जनवरी का कॉन्ट्रैक्ट और फरवरी कॉन्ट्रैक्ट इससे भी ऊपर है और वहाँ पर भी कमोवेश इतनी ही तेज़ी दिख रही है। आज एक्सपायरी भी है जनवरी कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन एक बड़ी तेज़ी हमने देखी है कॉटन में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम 10 साल से ज़्यादा की ऊंचाई पर है। सवाल ये है कि और चूंकि कल बजट है और बजट से ठीक पहले कॉटन में बड़ी तेज़ी, क्योंकि ये डिमांड हो रही थी इंडस्ट्री की तरफ से कि जो इंपोर्ट ड्यूटी है कॉटन के ऊपर उसको पूरी तरह से हटा दिया जाए, जो 11% की इंपोर्ट ड्यूटी है। और उससे ठीक पहले मार्केट में इतनी तेज़ी के क्या संकेत हैं, इसी पर पहले हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मार्केट पर बात करने के लिए 4 एक्सपर्ट हैं। BS राजपाल हैं, चेयरमैन हैं मंजीत कॉटन के। संदीप बजोरिया हैं, CEO हैं सनविन ग्रुप के। बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के। और अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल राजपाल साहब आपसे ही होगा। बजट से ठीक पहले बहुत बड़ी तेज़ी आ गई है कॉटन में, क्या ये तेज़ी आपको टिकाऊ लग रही है? नमस्कार झा साहब, ये जो तेजी आ रही है इसका जो है बजट से कोई लेना देना नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि इसकी कॉटन की डिमांड बनी भी है। और जैसे कि आप देख रहे हैं US लास्ट 10 ईयर के बाद 100 सेंट ऊपर पहुंच चुका है, वो भी 124-25 के आसपास पहुंच चुका है। तो ये पूरे वर्ल्ड वाइज ही तेजी है, क्योंकि डिमांड बड़ी भी है और प्रोडक्शन कम है, तो थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा हुआ है। इसके वजह से ये कॉटन जो के रेट बढ़ रहे हैं नेचुरली बढ़ रहे हैं, मतलब इसमें मेरे को कोई ऐसा मैनिपुलेशन वगैरह ऐसा नजर नहीं आता है। मैनिपुलेशन की बात तो सर मैंने अभी की भी नहीं। मैं तो अभी आपसे पूछ रहा हूँ कि जो फंडामेंटल के दम पर तेज़ी आनी थी, तेज़ी लगातार जो उत्पादन कमी की बात हो रही है और एक तरफ इंडस्ट्री ये डिमांड कर रही है कि क्या इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर खत्म कर दी जाए। अगर मान लीजिए कल बजट में इंपोर्ट ड्यूटी खत्म होने का ऐलान हो जाता है, तब क्या होगा इम्पैक्ट मार्केट पर? इंपोर्ट ड्यूटी अगर खत्म कर देते गए तो स्पिनर्स के पास एक ऑप्शन एक और खुल जाता है। अगर यहाँ से कॉटन का प्राइस इंडिया का बहुत ज्यादा बढ़ता है तो वो इंपोर्ट कर सकता है आगे का। हालांकि अगर आज वो इंपोर्ट का ऑर्डर बुक भी करता है तो उसको जून जुलाई के पहले शिपमेंट इंडिया में नहीं आता है, तो आगे नेक्स्ट अगर वो प्लानिंग करता है जून जुलाई अगस्त की, तो वो इंपोर्ट उसके सामने कर सकता है। एक ऑप्शन और खुल जाएगा। बस इंपोर्ट ड्यूटी हटने से इंडिया का कॉटन का प्राइस टूट जाएगा ऐसा उम्मीद मुझे कम लगती है। ये है कि एक ऑप्शन एक्स्ट्रा खुलने से तो तेजी को थोड़ा ब्रेक लग सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि तेजी पर ब्रेक लगेगा लेकिन दाम गिरेंगे नहीं। लेकिन एक बात बताएं राजपाल साहब कि जो फंडामेंटल है कॉटन के, जो कि उत्पादन कम है या क्रॉप डैमेज हुआ है, तो उसके दम पे तो 70-80% की तेजी आ गई है सर एक साल में। अगर इसी रफ्तार से कॉटन बढ़ता रहा तो फिर तो अगले भाव का अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहीं तो ये फंडामेंटल डिस्काउंट होगा सर। हाँ बिल्कुल, यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ने की गुंजाइश नहीं है, कि ये नहीं कह सकते यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी आएगी, पर मार्केट यहाँ से स्थिर रह सकते हैं या इसके आसपास चल सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। बट एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से ये भाव बढ़े हैं और फार्मर्स को जो बेनिफिट मिल रहा है, तो आने वाले साल में डेफिनेटली 10 से 15% का यील्ड एरिया बढ़ेगा, सोइंग एरिया बढ़ेगा। और अगर मानसून अच्छा रहता है तो मेरे ख्याल से आने वाले साल में 4 करोड़ बेल तक आने की संभावना रहेगी। अच्छा, ये भी आपने नई बात कही कि जिस तरह से कॉटन के दाम बढ़े हैं, किसानों को अच्छा भाव मिला है, अगले साल खेती बहुत अच्छी होगी कॉटन की। आप कह रहे हैं कि बुआई बहुत अच्छी होगी, तो आप जरा बताएं कि फिर ऐसा तो नहीं कि जब कॉटन की खेती बढ़ जाएगी तो दाम इतने टूट जाएंगे कि फिर से गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इंटरवीन करना पड़ेगा किसानों को वाजिब भाव दिलाने में? क्योंकि अगर इंडिया में क्रॉप अगर बढ़ जाएगा तो ऐसा नहीं है कि इसका इम्पैक्ट यही रहेगा। ग्लोबल मार्केट में अगर मार्केट में प्राइस अच्छे रहते हैं तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। ये नहीं होगा कि यहाँ कोई लेवल नहीं मिलेगा तो MSP पे आना पड़ेगा। पर अगर ग्लोबल मार्केट अच्छा रहेगा, और जैसा कि उम्मीद लग रही है कि भी 1-2 साल ग्लोबल मार्केट बहुत ज्यादा नीचे नहीं आता है,
तो एक्सपोर्ट की संभावना बढ़ जाएगी और स्पिनिंग मिल वालों को भी बड़े आसानी से कॉटन मिल सकता है आने वाले सालों में, जिसका फायदा इंडस्ट्रीज को मिलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया राजपाल साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कॉटन पर अपनी बात रखने के लिए। लेकिन अब हम बात करेंगे एडिबल ऑयल की, खाने के तेल की। और खाने के तेल में महंगाई की आग फिर से लगी है और आप देखिए कि मलेशिया में पाम तेल का भाव रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। 5,700 रिंगिट प्रति टन के स्तर पर पहुंच चुका है, जो कि अब तक का रिकॉर्ड है। इंडोनेशिया में सप्लाई घटने का अनुमान है, उसका बड़ा इंपैक्ट हमने प्राइस के ऊपर देखा है। इंडोनेशिया ने फरवरी का प्राइस $3,000 प्रति टन बढ़ा भी दिया है। और सीबोर्ड जो कि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड है, वहां पर सोयाबीन का मार्च वायदा रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। तो ग्लोबली एक बार फिर से खाने के तेल की कीमतों में बड़ी तेजी आ गई है। बीरेन वकील जी, आप जरा बताएं कि क्या ये तेजी अभी कंटिन्यू रहने वाली है, और अगर हाँ तो फिर इंडियन मार्केट पर क्या इंपैक्ट होगा इसका? सप्लाई साइड का बहुत बड़ा इश्यू है। शायद मैंने मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम हर चीज में बैकवर्डेशन यानी स्पॉट मंथ से अगले फ्यूचर्स नीचे देखे हैं, हर एक चीज में। इसमें शायद 2-3 चीज ही बाकी रही होगी, बाकी हर चीज में ये है। तो ये सप्लाई साइड का प्रॉब्लम है। और जो पॉवेल साहब ने स्ट्रॉन्ग वार्निंग दिया है टाइटनिंग का, टेपरिंग का, बैलेंस शीट रिडक्शन का, फिलहाल तो मार्केट ने उसको बिल्कुल इग्नोर किया है। तो फिलहाल तो कोई डिमांड रेशनिंग जैसा भी नहीं दिख रहा है। मीन्स इतने ऊंचे भाव पे भी खपत पे कोई कमी आई हो, ऐसा भी नहीं दिख रहा है। बहुत ही अनयूजुअल सिचुएशन है ये। और इंडोनेशिया ने जैसे पाम तेल पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन डाला है एक्सपोर्ट्स पे, साथ ही साथ 2000 माइनिंग कम प्लांटेशन परमिट रिसेंटली कैंसिल किए हैं। बहुत सारे फैक्टर्स है। और साथ ही साथ ये साउथ अमेरिका का जो ड्रॉट कंसर्न है, तो तेजी टिकाऊ तो दिख रही है मुझे फिलहाल। राय हो गई आपकी खाने के तेल पर। लेकिन संदीप बजोरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के। संदीप जी, बहुत स्वागत है सर आपका। आप जरा बताएं, ये जो ग्लोबली एक बार फिर से तेलों के दाम बढ़ने लगे हैं, क्या ऐसे में जो इंडियन मार्केट में दाम कुछ कम हुए थे फिर से बढ़ने लगेंगे? क्या इम्पैक्ट आप ओवरऑल देख रहे हैं यहाँ पर रिटेल में? मृत्युंजय जी, दाम इन दिनों में 2-3 हफ्तों में बहुत बढ़ गए हैं। आप एकदम सही कह रहे हैं। इसमें 2-3 मेन कारण। एक तो देखिए, जैसे रशिया यूक्रेन का टेंशन चल रहा है, तो हमारा सनफ्लावर ऑयल सब यूक्रेन से और रशिया से आता है 90%। उसके कारण से वर्ल्ड में एक वो बना हुआ है अनसर्टेनिटी कि कभी वहां से सनफ्लावर का फ्लो चोक हो जाएगा तो क्या होगा। और उस कारण से नॉट ओनली सनफ्लावर, पाम के और सोया के भी दाम बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, वहाँ साउथ अमेरिका में वेदर ठीक नहीं है, ड्राइनेस है, लानीना का इफेक्ट है। तीसरी बात, इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने पॉलिसी लगाई है कि 20% आपको कंपल्सरीली 70 रुपया लीटर में तेल बेचना पड़ेगा, जब भी आप 80% एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इंडोनेशिया में 40-50 जहाज खड़े हैं अभी, और उनको परमिट नहीं मिल रहा है एक्सपोर्ट का। ये पॉलिसी को अभी इम्प्लीमेंट करने में और इसकी फुल क्लैरिटी आने में, और वो 20% आप लोकल बेच के उसका एविडेंस दिखाइए, ये सब एक प्रोसेस में अभी सब थोड़ी चीजें जो है ना अधर में आ गई है। उस कारण से वहां से भी सप्लाई थोड़ा ब्लॉक हो गया है। ये सब कारण तीनों एक साथ में मिलके हमने देखा है कि, और यहाँ इंडिया में भी बारिश चल रही थी, मस्टर्ड का सीजन लेट हो गया है, हार्वेस्टिंग लेट हो गई है, और अगले हफ्ते भी वापस मानसून का फोरकास्ट आ रहा है कि वापस यूपी में और सब जगह में नॉर्थ में वापस ठंड और बर्फ और वो पड़ सकती है। तो ये सब चक्कर को लेके अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और हमने देखा इन दिनों में इस तरह से रनअप होके $150 तेल करीबन बढ़ गया है, करीबन 10 रुपए किलो आप समझ के चले तेल के दाम बढ़ गए हैं। तो ये अनएक्सपेक्टेडली रीजंस आ गए हैं। तो ये तो किसी के बस की बात नहीं है। वर्ल्ड के टेंशन है, वेदर्स है, गवर्नमेंट इंडोनेशिया सप्लाई कंट्री की पॉलिसी है। हमारे जैसा देश जो कंज्यूम करता है, जो इम्पोर्ट पर निर्भर है 2/3, हमें और कोई चारा नहीं है। जब तक हम थोड़े आत्मनिर्भर ज्यादा बन नहीं जाते, हम हमारे रेपसीड, सरसों, सोयाबीन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाते हैं, तब तक हम पास थोड़ा ये महंगे चीजों के साथ चलना पड़ेगा। अब देखिए ना, क्रूड पेट्रोलियम में भी बीच में क्रूड पेट्रोलियम 67-68 चला जाके अब 87 हो गया वापस। तो वहां भी कोई गवर्नमेंट के पास चारा बचता नहीं है। तो ये इंटरनेशनल कमोडिटीज हैं, इनमें तो जितना हम कर सकते हैं उतना कर सकते हैं। बाकी तो फिर एक समय है, थोड़ा टाइम पीरियड है, 2-4 महीने और तकलीफ रहेगी। अब जो पहले लग रहा था कि भाई फरवरी मार्च से वर्ल्ड का प्रोडक्शन सब बढ़ने से दाम नीचे आ जाएंगे, अब वो चीज पोस्टपोन हो गई है जून जुलाई तक। ये सिचुएशन है जनाब।
ठीक है सर, ये बट आपने फिर भी बहुत डिटेल में बताया कि क्या। संजय जी, एक अच्छी जी बात जरूर बोलना चाहूंगा इसमें कि रेपसीड मस्टर्ड सीड का जो हार्वेस्ट है, जो क्रॉप है, वो डेफिनेटली लास्ट ईयर 80 लाख टन था, ये साल 100 लाख टन का आंकड़ा सबके माइंड में क्लियर आ गया है। महसूस भी हो रहा है कि 100 लाख का क्रॉप है और वो अभी 15 दिन के बाद मार्केट में आना शुरू होगा, तो वो डेफिनेटली कुछ रिलीफ देगा हमें इंडिया में। बट फिर भी इंटरनेशनल इतने तेज है मार्केट और हम 2/3 इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो वो लिमिटेड रिलीफ होगा। ओके, ठीक बात है। तो चलिए, एक उम्मीद की किरण यही है कि सरसों की खेती इस बार अच्छी होने वाली है, अच्छा उत्पादन होने वाला है, तो वहीं से कुछ राहत मिल सकती है। बहुत शुक्रिया बजोरिया जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में ऑयल मार्केट के ऊपर बात करने के लिए। अब शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है कृष्णलाल का, सिरसा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए कृष्णलाल जी। मेरा सवाल सर कॉटन और ग्वार पे। कॉटन और ग्वार पे आप जानना चाहते हैं, ठीक है। अजय सर जी। हाँ बताइए अनुज जी, कॉटन और ग्वार पर क्या व्यू है आपका? मृत्युंजय जी गुड इवनिंग। देखिए कॉटन में तो ट्रेंड पॉजिटिव है और इंटरनेशनली भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए। हमें लगता है कि कॉटन में जो नेक्स्ट लेवल रहेंगे वॉचफुल करीबन 38,000 तक के लेवल रहेंगे, जिसको टारगेट कर सकते हैं। आज जिस तरीके की ओपनिंग हुई है हमें लगता है कि अभी और एक्सटेंड रैली हो सकती है, तो 38,000 तक के लेवल कॉटन में देखे जा सकते हैं। वहीं अगर हम ग्वार की बात करें तो ग्वार के अंदर एक मिला जुल रुख देखने को मिला है। हालांकि फंडामेंटल जो है ग्वार के वो यहाँ पे पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि ग्वार के अंदर भी खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं, करीबन 6,300 के आसपास, ऊपर में 6,450 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो कॉटन और ग्वार हमें लगता है कि अभी एक पॉजिटिव टेरिटरी में है, यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ प्रवीण हैं हिसार से। पूछिए प्रवीण जी। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर अनुज जी से मेरा सवाल है, निकल में करंट रेट पे क्या करें, बाय या सेल? निकल में करंट रेट पर क्या करें, बाय या सेल? बताइए अनुज जी। देखिए अभी अगर हम देखें तो बेस मेटल हायर लेवल से कुछ बिकवाली की तरफ है। हालांकि लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। अभी मुझे तो लगता है कि थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए, क्योंकि जो चाइनीज मार्केट है वो अभी यहाँ पर छुट्टी पे है। तो एक रेंज में यहाँ पर देना चाहूंगा कि नीचे में अगर 1670 और ऊपर में 1730, ये रेंज को आप वॉच करें। इस रेंज के बीच मुझे लगता है कि मार्केट मूव कर सकता है। अगर 1670 के आसपास मिले तो आप खरीदारी करें और 1730 के आसपास मिले तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। ये रेंज आप यहाँ पे ध्यान में रखें, इस रेंज के बीच में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, कैलाश हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं राजस्थान से। पूछिए। जी सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। हाँ सर जी, ग्वार में क्या होगा, अभी यहाँ बेचें या रखें? ये 10,000 हो सकता है क्या सर? ग्वार में अभी क्या होगा, बेचें या रखें? प्रहलाद ने ये सवाल पूछा है। बीरेन जी बताइए सर। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं क्योंकि ग्वार में तेजी की बात बहुत लंबे वक्त से हो रही है, लेकिन उस तरह से मार्केट मोमेंटम नहीं पकड़ रहा है। तो आप जरा बताएं कि क्या 10,000 का इंतजार करना चाहिए क्या ग्वार में? इतना लंबा इंतजार नहीं करना चाहिए। इन बहुत सालों जिन्होंने वेट की है और प्राइसेस अच्छे रिकवर हुए, मीन्स समझो कि लास्ट 1.5 साल में 4,000 से बढ़ के 6,000 प्लस हुए। जो सप्लाई का बोझा, माल का बोझा था, वो काफी हल्का हो चुका है। जो चोरी की एक्सपोर्ट हुई और डोमेस्टिक कैटल फीड का कंजप्शन हुआ और फसल भी ये साल कमजोर थी, तो मैं इसकी मोटा मोटी रेंज फिलहाल 6,200 से 7,000 तक की मान के चलता। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ यमा जी हैं बुल्ढाना से। पूछिए यमा जी। सर चना का क्या फीचर है इस साल, ये बताइए। चना है हमारे पास, किसान है हम। बीरेन जी सर, चने में क्या लग रहा है अभी आपको? अब तो नई फसल भी आएगी। चने में हमारे गुजरात में फसल बहुत ही बढ़िया है। राजस्थान में थोड़ी कम है शायद, और आगे अब वेदर काफी इम्पोर्टेंट प्ले करेगा। अगले 2 वीक का वेदर थोड़ा कोल्ड वेव टाइप का है। साइड की जो फसल है जैसे तुवेर, उसमें हल्का सा नुकसान है महाराष्ट्र में। यहाँ ऐसा लग रहा है कि चना में जो मंदी आई थी वो तो बॉटम आउट तो मार्केट हो गया है, अब यहाँ से डाउन साइड लिमिटेड लग रही है। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ कैलाश चंद्र मोदी हैं सदलपुर से। पूछिए कैलाश जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर क्रूड में अभी शॉर्ट करना बेनिफिशियल रहेगा क्या? क्रूड में शॉर्ट करना ठीक रहेगा क्या, बताइए अनुज जी। क्योंकि दाम तो बढ़े हैं, हालांकि अभी थोड़ा सा करेक्शन है मार्केट में। क्या इसे शॉर्ट करने के मौके के तौर पर देखना चाहिए क्या? देखिए मृत्युंजय जी, क्रूड की अगर हम ट्रेंड देखें तो बाय ऑन डिप्स में रही है। जब भी नीचे करेक्शन आया है तो खरीदारी की रही है। हालांकि भाव थोड़े से ऊपर है, मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा वेट करें। नीचे भाव 6500 से 6480 के बीच मिलता है तो खरीदारी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इवनिंग में अगेन 6580 6600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा वेट करें।
6480 के आसपास तो खरीदारी का ट्रेड बना ठीक सकते है। हैं। बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और बीरेन वकील जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।